आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन में बैठे बैठे मैं अब काफ़ी बोर होने लगा था, क्योंकि ट्रेन करीब 1.5 घंटों से जंगलों के बीच खड़ी थी। मैंने जब इधर उधर पता किया तो मुझे पता चला कि आगे मालगाड़ी पटरी पर से उतर गई है, जिस कारण अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का, जिस कारण मैंने मन ही मन में कहा, आज लगता है दिन ही खराब है। एक तो दोपहर वाली ट्रेन छूट गई और जब शाम वाली ट्रेन पकड़ी तो वो भी तब से खड़ी है। अब पता नहीं गांव कब पहुंचूंगा। तकरीबन आधा घंटा और इंतजार करने के बाद ट्रेन उस वीरान जंगल से खुली और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगी। दरअसल मैं करीब 7 सालों के बाद अपने चाचा के घर अपने गांव जा रहा हूँ। गांव की हरियाली में रहना मुझे काफ़ी पसंद है, मगर मैं अपने काम के चलते जा नहीं पाता हूँ। खैर, जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरा तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। ट्रेन ने 2 घंटा लेट किया, वरना मैं 9 बजे तक पहुंच जाता। ट्रेन से उतरकर मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो पूरे स्टेशन पर घने अंधेरे और कोहरे के सिवा मुझे और कुछ नहीं दिखा। और ऐसा हो भी क्यों ना, एक तो इतनी रात, ऊपर से गांव का इलाका। चलकर मैं स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर भी उसी तरह का सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक चाय वाले की दुकान ही खुली हुई थी, जो अब धीरे धीरे अपनी दुकान भी बंद कर रहा था। मैं चलकर उस चाय की दुकान में गया तो उस चाय वाले ने मुझे चाय पिलाया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, भाई साहब, आप इतनी रात को इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? जिस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, वो मैं पीपल गांव जाऊंगा, अपने चाचा के घर। जिस पर उस चाय वाले ने कहा, अभी तो आपको कोई रिक्शा नहीं मिलेगी, तो आप जाइएगा कैसे? उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, एक उपाय है साहब, बिरजू का टांगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर एकदम से मेरा चेहरा खिल उठा। भला मैं बिरजू का टांगा कैसे भूल सकता हूँ? बिरजू का टांगा एक ऐसी सवारी जो रात के वक्त रिक्शा या फिर कोई और साधन ना मिलने पर काम आती है। मैं भी पहले एक बार रात के वक्त उसके टांगे से घर गया था। खैर, मैंने जल्दी से उस चाय वाले को पैसे दिए और उस तरफ चलता बना जिधर बिरजू का टांगा खड़ा रहता था। कुछ दूर चलने के बाद मैं उस जगह पर आ गया तो मैंने देखा कि रास्ते के किनारे टांगा खड़ा है और बिरजू आग जलाकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसके पास जाकर मैंने बिरजू से कहा, पीपल गांव चलोगे क्या बिरजू भैया? जिस पर बिरजू ने कुछ बोला तो नहीं, बस मुझे इशारा करके टांगे पर बैठने को कहा। मैं भी और कुछ ना बोलकर चुपचाप उसके टांगे पर चढ़कर बैठ गया। मैंने जैसे ही उसके टांगे पर बैठा तो टांगे से आ रही तेज बदबू ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। बदबू इतनी तेज थी कि एक पल भी उस टांगे में रुकने का मन नहीं कर रहा था, मगर मैं काफ़ी मजबूर था, इसलिए मुझे इसी टांगे से जाना पड़ेगा। खैर, मेरे बैठने के 2 मिनट बाद ही बिरजू टांगा दौड़ाने लगा और हम उस सुनसान रास्ते के सहारे घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारे सिवा कोई दिख नहीं रहा था। अंधेरा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझसे कुछ दूरी पर बैठा बिरजू भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम उस सन्नाटे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के किनारे से एक आवाज आई, टांगा रोको। उस आवाज को सुनकर बिरजू ने टांगा रोक दिया।
जिसके बाद एक आदमी टांगे पर चढ़कर मेरे बगल में बैठ गया। उस आदमी के बैठते ही बिरजू ने वापस से टांगा भगाना शुरू कर दिया। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे बगल में बैठे आदमी ने कहा, आप इंसान हो या भूत? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आदमी क्या बोल रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, इंसान ही हूँ, भूत होता तो अभी तक आपको मार न देता। मेरे मुंह से ये सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और फिर एक दबी हुई आवाज में बोला, क्या भरोसा, आजकल सवारी नहीं मिलने के कारण बिरजू मरे हुए इंसानों को भी अपनी गाड़ी में ढोता है। ये सुनकर मैं एकदम से सहम गया और मुझे पता चल गया कि इतनी तेज बदबू इस टांगे से क्यों आ रही है। अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं इस टांगे पर बैठता ही नहीं। अभी मैं बैठा ही था कि तभी उस आदमी का हाथ मेरे हाथ पर टच हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरा हाथ किसी बर्फ की सिल्ली पर पड़ गया हो। उस आदमी का हाथ इतना ठंडा था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने मन ही मन में कहा, काफ़ी ठंड है इसलिए हाथ इतना ठंडा होगा, मगर इतना ठंडा? और साथ ही इतनी ठंड होने के बावजूद भी इस आदमी ने बस एक ही कपड़ा अपने शरीर पर डाला हुआ है। खैर कुछ भी हो, मैंने हिम्मत नहीं हारा और उस आदमी से कहा, भाई साहब मैं तो भूत नहीं हूँ, पर लगता है आप जरूर भूत हैं। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी एकदम से भड़क गया और हम दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। अभी हम दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने मुझे जोर का धक्का दिया। वो धक्का इतना जोरदार था कि मैं उस टांगे से नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मुझे काफ़ी तेज चोट आई, जिस कारण मैं कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया और वो टांगा मेरी आंखों के सामने ही आगे बढ़ता चला गया। मुझे जितना गुस्सा उस आदमी पर आ रहा था उतना ही गुस्सा बिरजू पर भी आ रहा था कि भला उसने टांगा रोका क्यों नहीं। खैर मैं किसी तरह से उठा और मदद के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, मगर मुझे आसपास एक घर तलक भी नहीं दिखा। मैं उसी तरह पैदल ही आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं थोड़ा दूर आ गया तो मुझे एक छोटी सी बस्ती दिखी। काफ़ी चोट लगने के कारण मैं मदद मांगने उस बस्ती में गया और एक घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा तो घर से 2-3 लोग बाहर आए, जिन्होंने मुझे इस हालत में देखकर कहा, क्या हुआ आपको? फिर मैंने अपनी पूरी आप बीती उन लोगों को बताई, जिस पर उनमें से एक आदमी ने कहा, ये क्या बोल रहे भाई साहब आप, ये हो ही नहीं सकता। मेरे पूछने पर आगे उस आदमी ने बताया, आज से 1 महीना पहले बिरजू एक लाश को लेकर इसी रास्ते से जा रहा था, तभी पता नहीं उसके घोड़े को क्या हुआ, जो सामने आ रही एक ट्रक से जा टकराया और उसी वक्त बिरजू और इसके घोड़े की मौत हो गई। ये सुनकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मुझे समझ आ गया कि इतनी बकबक करने वाला बिरजू आज इतना चुप क्यों था। और हो सकता है उस आदमी ने मुझे नीचे ढकेल कर मेरी मदद की होगी, मगर उस चाय वाले ने मुझे बिरजू के बारे में क्यों नहीं कहा कि बिरजू मर चुका है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और वापस से उस आदमी से कहा, तो फिर स्टेशन के पास उस चाय वाले ने मुझे बिरजू के पास जाने के लिए क्यों कहा? जिस पर उस आदमी ने कहा, कौन चाय वाला? स्टेशन के पास तो कोई चाय की दुकान नहीं है। हाँ, एक चाय की दुकान थी, उस चाय वाले की मौत भी 1 महीने पहले ही हो गई है। और हाँ, जब बिरजू का एक्सीडेंट हुआ तब बिरजू उसी चाय वाले की डेड बॉडी को शमशान ले जा रहा था। ये सुनकर मैं और डर गया और मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे, मानो मैं अभी ही बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, भला उस अच्छे भूत का जो आपको टांगे से नीचे धकेल दिया, वरना आप आज जिंदा नहीं होते हैं।
और हाँ, आज रात आप यहीं रुक जाइए, सुबह चले जाना। मैंने भी आज रात वहीं रुकना बेहतर समझा। मैं रुक तो गया था, मगर डर के मारे रात भर मुझे नींद नहीं आई और मेरे कानों में रात भर बिरजू के टांगे की आवाज ही गूंजती रही। मानो ऐसा लग रहा था कि वो तांगा वापस से उसी रास्ते पर दौड़ रहा है। पूरी रात डर के साथ कटाने के बाद सुबह होते ही मैं अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मदन अपनी साइकिल रिक्शा लिए मोड़ पर खड़ा था और किसी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था ताकि वो उस सवारी को छोड़ता हुआ अपने घर चला जाए। मगर उस रास्ते पर एकाध लोगों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, चूंकि मदन वहां पर इकलौता रिक्शा वाला था तो उसे सवारी मिल सकती थी। इकलौता इसलिए क्योंकि मदन के अलावा उस मोड़ पर कोई रिक्शा वाला नहीं था। सभी वक्त के हिसाब से अपने अपने घर जा चुके थे। मगर मदन वो ज्यादा पैसों के चक्कर में हमेशा रात तक रिक्शा चलाया करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके चलते उसे रिक्शा चलाने का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, कुछ देर और इंतजार करने के बाद मदन को दूर से उसकी ओर एक शख्स आता दिखा। मदन समझ गया कि उसे सवारी मिलने वाली है और ऐसा ही हुआ। वो आदमी ठीक मदन के पास आकर रुका और बोला, गंगापुर गांव चलोगे? गंगापुर गांव का नाम सुनकर मदन के चेहरे पर थोड़ी परेशानी सी छा गई, क्योंकि गंगापुर गांव मदन के यहां से काफी दूर था और उसके घर की उल्टी दिशा में पड़ता था। इसलिए मदन ने उस आदमी से कहा, गंगापुर गांव काफी दूर है भैया, इतनी रात गए वहां जाना मुमकिन नहीं है। हालांकि गंगापुर गांव उतना दूर भी नहीं था। मदन इतनी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसों के लालच में कर रहा था और मदन की ये चालाकी कामयाब भी हो गई। उस आदमी ने सामने से मदन को दुगना पैसों का प्रस्ताव दिया, जिस पर मदन तुरंत राजी हो गया और उस आदमी को रिक्शा में बिठाकर चल पड़ा गंगापुर गांव की ओर। रास्ता अब एकदम सुनसान हो चुका था। दूर दूर तक रास्ते पर कोई नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर रोशनी का भी एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ चांद ही था, जिसकी रोशनी के सहारे मदन रिक्शा चला पा रहा था। रिक्शा पूरी रफ्तार से रास्ते पर चले जा रही थी। फिजा में चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। कुछ देर रिक्शा चलाते रहने के बाद मदन और वो आदमी, वो दोनों गंगापुर गांव पहुंच गए। रिक्शा से उतरकर उस आदमी ने मदन को दुगना किराया दिया और वहां से चला गया। मदन ने भाड़े को संभाल कर अपनी जेब में रखा और अपनी कांच टूटी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। आज बाकी दिनों के मुकाबले मदन को काफी ज्यादा देर हो गई थी। खैर, उसने फटाफट अपना रिक्शा घुमाया और वापस से अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते पर पहले भी कोई नहीं था और अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे माहौल में चोरी डकैती का डर काफी ज्यादा होता है और इसीलिए मदन ने अपनी रिक्शा की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी मदन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते के एक किनारे में जंगल से शियारों के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मदन थोड़ा डर सा गया, पर वो जानता था कि जब तक उसकी रिक्शा चलती रही तब तक कोई भी जंगली जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
रिक्शा चलाते चलाते अब मदन गंगापुर गांव के एक स्कूल के पास पहुंच चुका था। वो स्कूल काफी पुराना मालूम पड़ रहा था। स्कूल की बाहरी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी। अभी मदन रिक्शा चलाते हुए उस 4 मंजिला स्कूल के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज किसी इंसान की थी। मदन ने तुरंत अपनी रिक्शा को वहीं पर रोक दिया और आगे पीछे देखने लगा, मगर ना तो उसके आगे कोई था और ना ही पीछे। पूरा रास्ता सुनसान हो रखा था। मदन ने सोचा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। भला इस रास्ते पर इतनी रात गए कौन चीखेगा। यही सोचकर मदन ने रिक्शा की पैडल को एक बार घुमाया ही था कि तभी फिर से उसे वही चीखने की आवाज आई। मदन ने जब उस आवाज को गौर से सुना तो पता चला कि वो आवाज उसके आगे पीछे से नहीं बल्कि ठीक उसके ऊपर से आ रही है। मदन ने तुरंत सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। उसने देखा कि स्कूल के 3री मंजिल के एक कमरे की खिड़की पर 2 बच्चे सिर निकालकर चिल्ला रहे हैं। पर इतनी रात गए ये दोनों बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, मदन को ये समझ नहीं आ रहा था। तभी मदन ने उन दोनों बच्चों से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? और इतनी रात गए तुम लोग स्कूल में क्या कर रहे हो? मदन की बात सुनकर उनमें से एक ने जवाब दिया, चाचा हम लोग फंस गए हैं अंदर, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, आप जरा आकर दरवाजा खोल दीजिए ना। मदन को ये सुनकर काफी हैरानी हुई। मदन ने एक नजर स्कूल के मेन दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि स्कूल का मेन गेट खुला हुआ है। पर यह कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले जब उसने देखा था तब तो दरवाजा बंद था, फिर अपने आप ही कैसे खुल गया? खैर, मदन ने सोचा बेचारे बच्चों की मदद कर देगा तो अच्छा रहेगा, पता नहीं कब से स्कूल में फंसे हैं। लिहाजा मदन ने अपनी रिक्शा को ठीक वहीं पर रास्ते के एक किनारे पर लगा दिया और स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। वो स्कूल अंदर से किसी खंडहर की तरह लग रहा था। चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। मदन ने अपनी जेब से पॉकेट टॉर्च निकाला और उसी की रोशनी के सहारे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे 3री मंजिल पर जाना था क्योंकि बाहर से उसने अच्छी तरह से देख लिया था कि वो दोनों बच्चे 3री मंजिल पर ही फंसे हुए हैं। सीढ़ियां चढ़कर मदन 3री मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी फ्लोर्स के मुकाबले इस फ्लोर पर गंदगी कुछ ज्यादा ही है। खैर, उसने एक एक कमरों का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पहले 3-4 कमरों से तो कोई आवाज नहीं आई। मदन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने बाहर से जो नोटिस किया था उस हिसाब से तो बच्चों को इन्हीं कमरों में होना चाहिए था, तो फिर वो लोग गए कहां? खैर, मदन बाकी कमरों का दरवाजा खोल खोल कर देखने लगा, मगर बच्चे कहीं पर भी नहीं थे। मदन को जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बच्चे गए तो गए कहां? मदन ने 1-2 बार और उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो बच्चे नहीं मिले तो मजबूरन उसे इन सारी चीजों को अपने मन का वहम मानना ही पड़ा। जिसके बाद वो वापस स्कूल से बाहर निकलने लगा। स्कूल से बाहर निकलकर चलते हुए मदन जब अपनी रिक्शा के पास आया तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि वही दोनों बच्चे जो थोड़ी देर पहले स्कूल के एक कमरे में फंसे हुए थे, वही दोनों अब मदन की साइकिल रिक्शा पर बैठे हुए थे।
वही दोनों बच्चों को अपनी रिक्शा पर देखकर मदन के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों यहाँ आए कैसे। तभी उन दोनों में से एक बच्चे ने मदन से कहा, चाचा हमें जरा आगे तक छोड़ दीजिए ना। इस पर मदन ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम लोग नीचे कैसे आए? इस पर उस बच्चे ने कहा, हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। मदन के पास रिक्शा लेकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा तो था नहीं, इसलिए वो रिक्शा में उन दोनों बच्चों को बिठाकर आगे बढ़ने लगा। मगर उसका दिमाग अभी भी इसी सवाल में गुम था कि आखिर ये दोनों बच्चे नीचे आए कैसे। रिक्शा चलाते हुए अब काफी दूर निकल आया था मदन, मगर पीछे से उन दोनों बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। तभी मदन बोला, कहाँ उतरना है तुम लोगों को? मगर इस पर बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों से कोई जवाब ना पाकर मदन एक दफा पीछे पलटा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि पीछे सीट पर अब कोई नहीं था। मदन समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जिसके बाद वो तेजी से रिक्शा भगाकर सीधे अपने घर आ गया। कुछ दिनों तक उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। बाद में जब उसने सबको ये बात बताई तो पता चला कि उस स्कूल के उस कमरे में किसी घटना के चलते 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद से ही पूरे स्कूल में अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगी, जिसके बाद से स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर कहते हैं कि आज भी उन दोनों बच्चों की आत्माएं उसी स्कूल में भटकती रहती हैं और उस रास्ते से गुजरने वालों को आवाज देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।